चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ईवीएस का पार्ट 2। ये वीडियो आपको बहुत ही फास्ट रिवीजन कराने में मददगार साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जंतु संबंधित कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट एलिगेटर, जिसे प्रोजेक्ट घड़ियाल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। प्रोजेक्ट गैंडा, इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। प्रोजेक्ट हाथी, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। प्रोजेक्ट रेड पांडा, इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। हंगुल परियोजना, इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। कस्तूरी मृग परियोजना, इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। समुद्री कछुआ परियोजना, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन ऑर्नेस्ट बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा। वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा को। एपिको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन हैं? ये है मेघा पाटेकर और बाबा आमटे। जैव विविधता का संरक्षण समझते हैं जरा। जैव विविधता का संरक्षण दो विधियों से किया जाता है। एक होता है इन सीटू, जिसका अर्थ होता है स्वस्थानीय संरक्षण, और एक होता है एक्स सीटू, जिसका अर्थ होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। इन सीटू में क्या होता है? इन सीटू में ये होता है जीवों को उनके प्राकृतिक निवास के स्थान पर ही संरक्षित किया जाता है, यानी जहाँ पर उनका प्राकृतिक निवास है वहीं पर इनको संरक्षित कर दिया जाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गया, पवित्र उपवन एवं झीलें हो गई, समुदाय एवं संरक्षण आगार हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्स-सीटू की। एक्स-सीटू में क्या होता है? जीवों को कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवासों से हटाकर दूसरे जगह इनको संरक्षित किया जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? जैसे कि वनस्पति उद्यान हो गया, जंतु उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, और निम्न तापीय संरक्षण हो गया जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, और नर्सरी हो गया, और हर्बेरियम हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा फिर समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बन के आता है? क्वेश्चन ये बन के आएगा कि इन सीटू के अंतर्गत कौन है। होगा क्या? तीन ऑप्शन इसके दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन इसका दे दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पर पहचानना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कुछ पर्यावरणीय पुस्तक एवं लेखकों को जरा देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं टुमारो बायोडाइवर्सिटी। टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है वंदना शिवा ने। संरक्षण एवं विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? सरला बहन। याद रखिए, सा से संरक्षण और सा से सरला बहन। स्पर्श गंगा के कौन है? तो ये है रमेश पोखरियाल निशंक। डाउन टू अर्थ के कौन है? सुनीता नारायण। फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवैल्यूएशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। धरती की पुकार किसकी है? सुंदरलाल बहुगुणा की। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। धरती की पुकार किसकी है? तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा की। इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, ये पुस्तक है वंदना शिवा की। एक स्टेटमेंट है जो एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, जैसे कि स्टेटमेंट क्या है? बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है।
प्रमुख कथन। फिर समझिए, बांध नहीं चाहिए, यानी बांध हमको नहीं चाहिए। जो बांध है ना, ये पहाड़ का विनाश है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है सुंदरलाल बहुगुणा का। किसका है? ये सुंदरलाल बहुगुणा का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा के दृष्टि कुछ इंपॉर्टेंट जरा फैक्ट देख लेते हैं। IUCN के रेड डाटा बुक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो रेड डाटा बुक है इसको कौन जारी करता है। तो रेड डाटा बुक को जारी करता है IUCN। ठीक है, और इनको किस पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ठीक है, इनकी एक सीरीज है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जिसे गंभीर संकटग्रस्त कहा जाता है। ये IUCN की किस श्रेणी में किसको रखा गया है? ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को रखा गया है। और ग्रेट इंडियन, अगर हम बस्टर्ड की बात करें तो ये आपका राजस्थान का राजकीय पक्षी होता है। ठीक है, और साइबेरियन क्रेन, ये भी, इसको भी गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक, समुद्री गाय के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है डुगोंग को जाना जाता है। संकटग्रस्त के श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो आपका कस्तूरी हो गया, मृग हो गया, हिमतेंदुआ हो गया, और नीलगिरी ताहर हो गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु कौन सा है? तो यह है फिशिंग कैट। कौन है? फिशिंग कैट। ठीक है, भारत का कौन सा मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो याद, सुंदरवन याद रखिएगा। सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, और ये आपका मैंग्रोव वनस्पति के लिए फेमस है। ठीक है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन एवं वन्य जीव, क्या वन एवं वन्य जीव किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलिए। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुर्लभ, याद रखिएगा, दुर्लभ की बात हो रही है। और सफ़ेद बाघ, कौन से बाघ? सफ़ेद बाघ हैं जो फेमस है, वो है नंदन कानन उड़ीसा। कौन सा? नंदन कानन उड़ीसा फेमस है इसके लिए राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? तो ये है उड़ीसा का है। ठीक है, थामिन मृग परियोजना, कौन सी परियोजना? थामिन मृग परियोजना की बात कर लेते हैं। इसको 1977 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? मणिपुर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक कौन सी वनस्पति को कहा जाता है? तो ये है जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? तो ये है नीम है आपका। किस वृक्ष को पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का संकट माना जाता है? आप इसको आतंक भी कह सकते हैं, कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसको पर्यावरणीय पारिस्थितिकी का आतंकवाद माना जाता है? तो ये है यूकेलिप्टिस। ठीक, छोटे कच्छ के रण में किसका आवास है? तो भारतीय जंगली गधा का। एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे कई बार पूछा जा चुका है कि भारतीय जंगली गधे का आवास जो है वो कहाँ पर है? छोटा कच्छ का रण, ये आपको गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण, याद रखिएगा, अकेला विशुद्ध प्रजाति का जो हिरण है ना, वो भारत में पाया जाता है ब्लैक। कौन सा? ब्लैक। इसे आप काला हिरण भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। सोशल फॉरेस्ट्री जरा बात कर लेते हैं। सामाजिक वानिकी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि जो सामाजिक वानिकी है ना, सामाजिक वानिकी शब्दावली का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये 1976 में किया गया था। कब, किसके द्वारा किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ी व छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति करना है। ठीक है, और इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कृषि आयोग के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? जैसे समझ लेते हैं पहले से। एक आपका हो गया शहरी वानिकी, दूसरा ग्रामीण वानिकी, और हो गया कृषि वानिकी। तो समझते हैं कि कृषि वानिकी क्या है और ग्रामीण वानिकी क्या है, शहरी वानिकी क्या है। तो पहले हम बात करते हैं शहरी वानिकी की। शहरी वानिकी के अंतर्गत होता क्या है? इसके अंतर्गत शहरों व उनके आसपास निजी व सार्वजनिक भूमि, जैसे हरित पट्टी हो गई, पार्क हो गए, सड़कों के साथ स्थल हो गए, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर होता क्या है? वृक्ष लगा दीजिए। देखिए, वानिकी का मतलब ही होता है क्या करना? वृक्ष लगा देना। ठीक है,
वृक्ष लगाना, हरे पेड़ पौधे लगा देना, जिसकी वजह से क्या हो जाए, आप जो है एनवायरनमेंट को और अच्छा बना सकें। ठीक। वैसे नंबर सेकंड पे है ग्रामीण वानिकी। इसमें क्या होगा, कृषि वानिकी व समुदाय वानिकी में ग्रामीण वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। चलिए, कृषि वानिकी की बात कर लेते हैं। वानिकी व खेती एक साथ करना, मतलब वानिकी भी और खेती भी दोनों को एक साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके। ये किसके अंतर्गत होता है, कृषि वानिकी के अंतर्गत होता है। ठीक। अब कुछ ज़रा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो यूपी टेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं इन चीज़ों को। तो क्वेश्चन, हॉट स्पॉट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था आपका नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? तो 35 इसमें दिया गया, लेकिन अब कुछ चेंज हो चुका है डाटा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि भारत में हॉट स्पॉट के कितने क्षेत्र हैं। भारत में हॉट स्पॉट, याद रखिएगा, भारत में अगर हम हॉट स्पॉट के क्षेत्र की बात करें तो भारत में हॉट स्पॉट के जो क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्र हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेट में कई बार पूछा गया है। कौन कौन से हैं ये, इनको ध्यान से सुन लीजिए। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका, सुंडालैंड क्षेत्र। सुंडालैंड क्षेत्र कहाँ का भाग है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ये है निकोबार द्वीप समूह का भाग है। ठीक है। और जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है? तो ये सुंडरलैंड है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पुराना डाटा है, लेकिन वर्तमान में रामसर समझौते के अंतर्गत जो है 46 आर्द्रभूमि हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम वो देखेंगे जो मेनली पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। तो एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है। होकेरा, तो होकेरा आर्द्रभूमि आपकी जम्मू कश्मीर में है। सुरिंसन मानेसर झील कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और सोमो रीरी झील, ये जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन सी बात कर ली हमने? वूलर झील, सोमो रीरी झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिंसन, मानेसर झील। ठीक है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में उपस्थित कुछ झीलों की। तो पहला हो गया चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि। रेणुका आर्द्रभूमि के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है। ये है आपकी रेणुका आर्द्रभूमि। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंजाब में उपस्थित आर्द्रभूमियों की। तो एक हो गया हरके झील, और हो गया कांजली झील, और हो गया रोपड़ झील, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य। ये सभी पंजाब में पाए जाते हैं। अब कुछ स्पेसिफिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। जो ये हरके झील है ना, इसे कृत्रिम आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है, जिसे कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसे मनुष्य आदमी ने ही बनाया है। ठीक है। तो हरके झील कृत्रिम आर्द्रभूमि के अंतर्गत आती है। बात कर लेते हैं जिसे ये किस नदी में, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपका हरके झील है ना वो किस नदी में बनाया गया है। तो ये बनाया गया सतलज नदी में। ठीक है। अ, उम, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये भी पंजाब में है। ठीक है। अब बात करते हैं केरल में उपस्थित कुछ आर्द्रभूमि की, देख लेते हैं जरा। पहला हो गया अष्टमुदी, छष्टम कोट्टा, वेम्बनाड आर्द्रभूमि। वेम्बनाड के बारे में एक खास बात यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ठीक है। चलिए, राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी हैं? सांभर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में कौन कौन से हैं? तो चिल्का झील हो गया, चिल्का झील और भितरकनिका, ये उड़ीसा में है। ठीक है। चलिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है
कोलेरू झील कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। दीपोर बिल आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये असम में है। और पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य, कौन सा? पॉइंट कैलीमर वन्यजीव एवं पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है भैया तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए। रुद्र सागर झील कहाँ पर है? तो ये है आपकी त्रिपुरा में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, इसको भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, केबुल लामजौ नेशनल पार्क ये आपका लोकटक झील में ही है। ठीक, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित कुछ आर्द्रभूमियों की। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, समसपुर पक्षी अभयारण्य और समन पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील। तो कुछ और फैक्ट जरा देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। समन पक्षी अभयारण्य ये आपका मैनपुरी में है। सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई में है। सरसई नावर झील इटावा में है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में है। भोज आर्द्रभूमि कहाँ पर है? तो ये एमपी में है। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य सबसे बाद में इसे जोड़ा गया है, ये गुजरात में है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका नांदुर मधमेश्वर, कौन सा? नांदुर मधमेश्वर ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सा? नांदुर मधमेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। रामसर सम्मेलन संबंधित है, आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ईरान के रामसर में हुआ था। ठीक, वर्तमान में आर्द्रभूमियों की कितनी संख्या है? ये मैं बता चुका हूँ, अपडेट हो चुका है, ये 46 है। ठीक, हाल ही में रामसर द्वारा भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई? 10 को। और इम्पोर्टेंट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। 9 घोषित रामसर स्थल कौन कौन से हैं? नांदुर मधमेश्वर, केशोपुरी मियानी सामुदायिक रिजर्व, ब्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल वन्यजीव अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नावर झील। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं नांदुर मधमेश्वर कहाँ पर है। नांदुर मधमेश्वर है नासिक, महाराष्ट्र में। केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व ये है गुरदासपुर, पंजाब में है। ब्यास संरक्षण रिजर्व ये भी पंजाब में है। नांगल वन्यजीव अभयारण्य ये भी आपका रूपनगर, पंजाब में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश में है। आपको मेरी आवाज़ बहुत तेज़ लग रही होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन लगने दीजिए क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है। अगर कम टाइम में आपको, क्योंकि रिवाइज यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको सिर्फ रिवीजन करवाया जा रहा है। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत पहले होती है, पढ़ाई तो 6-7 महीने पहले करनी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको फास्ट ट्रैक में सिर्फ रिवीजन करवाया जा रहा है, तो इसलिए स्पीड तो ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संस्थानों की। संस्थान और उनसे संबंधित स्थानों की ज़रा बात कर लेते हैं। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान स्थान देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये आपका देहरादून में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण, कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में है।
केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय ये है आपका चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे विशाल मछली घर मुंबई में है। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला उद्यान है ये है बर्लिन और जर्मनी। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों की। पर्यावरण स्नेही कीटनाशक के रूप में व्यापक उपयोग किसका होता है? ये होता है नीम का, और नीम का वैज्ञानिक नाम होता है एजार डिरैक्स्टा इंडिका। कौन सा क्या होता है? एजार डिरैक्स्टा इंडिका। ठीक। बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते का प्रयोग किया जाता है? तो ये तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से कौन फेमस है? कौन सा? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये टेसूप के पेड़ फेमस हैं। भारत में मिलने वाला अकेला वास्तविक हिरण कौन सा है? तो पहले ही बात कर चुके हैं, काला हिरण हो गया। चिंकारा किसे कहा जाता है? तो चिंकारा को भारतीय गजाल भी कहा जाता है। हमने बात की थी कि जंगली गधा का स्थायी निवास क्या होता है, बता चुके हैं, कच्छकरण होता है गुजरात में, पिछले हम बात कर चुके हैं। गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम के तहत गिद्धों की संख्या में आने वाली जो कमी है ना, जो गिरावट है, वो एक दवा है डिप्लोफेनिक। डिप्लोफिनिक के यूज़ से ज़्यादा जो है गिद्धों की संख्या में कमी आती चली जा रही है। डिप्लोफेनिक इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये है महाराजगंज हो गया। विलुप्त जीव कौन सा? विलुप्त जीव डोडो। डोडो का संबंध किस देश से है? तो ये मॉरिशस से है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जीव लाल पांडा का संबंध किस देश से है? तो चीन से है। उड़न छिपकली जिसे ड्रेको भी कहा जाता है, भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है। भारत में थामिन मृग, नाचने वाला मृग, कहाँ पाए जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थामिन मृग, और थामिन मृग को ही नाचने वाला मृग भी कहा जाता है। ये आपके मणिपुर में लोकटक झील के पास केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मणिपुर में लोकटक झील के पास। और कहाँ पर? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं कुछ पर्यावरणीय दिवसों की, जरा बात कर लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तो हम देख ही चुके हैं पहले, चलिए छोड़ते हैं। ये भी एक तो इम्पोर्टेंट और आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हाथ धुलाई दिवस, विश्व हाथ धुलाई दिवस ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। विश्व शौचालय दिवस ये मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं जरा। अब स्टार्ट करते हैं प्रमुख प्रदूषक व उनसे उत्पन्न रोगों की जरा बात कर लेते हैं। तो पारा पारा एक प्रदूषक है जिसकी वजह से आपका मिनीमाता रोग हो जाता है। ठीक है, मिनीमाता रोग हो जाता है। आर्सेनिक एक ऐसा प्रदूषण है जिसकी वजह से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। फ्लोराइड की वजह से नॉक नी संलक्षण नामक रोग हो जाता है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। कैडमियम की वजह से इटाई रोग हो जाता है। एस्बेस्टस की वजह से फेफड़े का कैंसर हो जाता है। और बेंजीन की वजह से ल्यूकेमिया का कैंसर होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, फिर एक बार फिर देख लेते हैं। पारा, मिनीमाता, आर्सेनिक, ब्लैकफुट, फ्लोराइड, नॉक नी संलक्षण, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कैडमियम, इटाई, एस्बेस्टस, फेफड़े का कैंसर, बेंजीन, ल्यूकेमिया का कैंसर। ठीक है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कुछ ग्रीन हाउस गैसों की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह ईंधन पेट्रोल, कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने से जंगल में लगी आग से पैदा होती है। CO2 यानी कहीं भी आग लग जाए तो आप इतना मान लीजिए कि आग लगने से आपकी CO2 गैस निकलती है। ठीक है।
मीथेन की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मीथेन यह जो है तेल के रिसने से, धान के खेत से और पशुपालन से आदि से पैदा होती है मीथेन, ठीक है। जुगाली करने वाले जो पशु जुगाली करते हैं तो वहाँ से भी क्या निकलती है, मीथेन निकलती है। नेक्स्ट टॉपिक की ग्रीन हाउस गैस है, वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O। याद फार्मूला भी एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। यह खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है। क्या? यह खेतों और ईंधन के जलने पर निकलती है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये भी आपका नुकसान पहुंचाता है, ये भी एक रीजन है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों द्वारा ताप में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट है आपका परफ्लोरोकार्बन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि परफ्लोरोकार्बन जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों के द्वारा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये गंधक युक्त ईंधन का दहन जो अम्लीय वर्षा का भी कारक होता है, याद रखिएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अम्लीय वर्षा का भी एक कारक होता है। हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया है ग्रीन हाउस गैसें देखी हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ध्यान रख लीजिए कौन कौन सी हैं। CO2 हो गया, मीथेन हो गया, N2O हो गया, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन हो गया, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। ये सभी के सभी आपके किसके कारक हैं, ग्रीन हाउस गैसों के कारक हैं, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट एक घटना आप सभी लोगों को याद होगी, भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। ये कहाँ पर, ये घटना कहाँ पर घटित हुई थी, ये घटना घटित हुई थी स्थान भोपाल में घटना घटित हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। चलिए, आखिर इससे गैस कौन सी निकली थी, जो गैस निकली थी वो निकली थी, रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। अब एग्जाम का ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, इसलिए इसका फार्मूला पूछा जा सकता है, CH3NCO, याद रख लीजिएगा, क्या, CH3NCO, ये इसका फार्मूला है, किसका, मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला है, ठीक। एक है इंपॉर्टेंट आपका चेरनोबिल परमाणु आपदा, कौन सी, चेरनोबिल परमाणु आपदा, ठीक। चेरनोबिल परमाणु आपदा, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ये यूक्रेन में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, जबकि चेरनोबिल परमाणु आपदा है, ये घटना यूक्रेन में घटित हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसका जो रिसाव हुआ था यूरेनियम का हुआ था। बहुत ही खतरनाक घटना थी ये, चेरनोबिल परमाणु आपदा के नाम से इसको जाना जाता है। ये घटना यूक्रेन में घटी थी, घटना 1986 में हुई थी, और रिसाव हुआ था यूरेनियम का, ठीक है। अब ज़रा बात कर लेते हैं, कुछ अपशिष्टों की बात कर लेते हैं। तो पहला ज़रा हम बात करते हैं ठोस अपशिष्ट की बात कर लेते हैं। ठोस अपशिष्ट क्या होते हैं, सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख, समझ गए आप। जैविक कचरा में कौन कौन से आ जाते हैं, फलों एवं सब्जियों के छिलके हो गए, खराब भोजन हो गया, मनुष्यों एवं जंतुओं के मल हो गए, ये सारे के सारे आपके जैविक कचरों में आ जाते हैं। अजैविक कचरों की ज़रा बात कर लेते हैं, जो पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने होते रहते हैं, जैसे कि कारखानों से निकला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, ये सारे आपके अजैविक में आ जाएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं द्रव अपशिष्ट की बात कर लेते हैं। नालियों और सीवर का गंदा पानी, नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला द्रव, इसे द्रव अपशिष्ट कहा जाता है। गैसीय अपशिष्ट की बात कर लेते हैं। लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकली हुई गैसों की दुर्गंध, इसे गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत रखा गया है। ई कचरा, ई कचरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घर और ऑफिस से निकलने वाले ई कचरा, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, CD, बैटरी, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC आदि, ठीक है। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। R1 का क्या मतलब होता है, R2 का, R3 का, R4 का आपको याद रखना होगा।
R1 का मतलब होता है पॉलीथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें, मतलब R1 मना ही कर दीजिए, मतलब मना है, मनाही है इसकी। पॉलीथीन प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग ही ना करें। R2 का मतलब होता है उपयोग कम करें, अगर आपको ज़रूरत पड़ भी जाए उपयोग करने की तो उपयोग कम से कम करें, जैसे कि विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जिससे अपशिष्ट कम निकले, ठीक है। R3 का मतलब होता है रिसाइकिल, जिसको हम कह सकते हैं पुनः उपयोग करना। कुछ चीज़ों को फेंकने के बजाय पुनः उपयोग कर लीजिए, ठीक है। R4 का मतलब होता है पुनः चक्रण। घरों में खराब हुए उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए दे देना, इसके बाद दोबारा से नई चीज़ें बन के आ जाती हैं। चलिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट हो चुके हैं एनवायरनमेंट के, जो एग्ज़ाम में अक्सर ही आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन यहीं से ही। तो जल प्रदूषण मापने की इकाई कौन सी है? बीओडी होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बीओडी, याद रखिएगा। बीओडी जो होती है जल प्रदूषण को मापने के लिए एक इकाई होती है, इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई होती है डेसिबल होती है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि प्रदूषण का मानक कौन सा है? 45 डीबी है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में हुई थी। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या किस घाटी में है? तो ये है चंबल घाटी के बिहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। आखिर आप कैसे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? वृक्षारोपण हो गया, मेड़बंदी हो गया, हानिकारक कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिए जाएं, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन दिया जाए। अब एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6 से लेकर के 6.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे कि डीडीटी हो गया आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, मतलब जमा होते रहते हैं, इसे ही कहा जाता है जैविक आवर्धन कहा जाता है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन होता है? बात कर चुके हैं डीडीटी, तो वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ डीडीटी, यानी जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है डीडीटी, ठीक है। चलिए, मलेरिया से बचाव के लिए जलाशयों में छिड़काव किया जाता है। अगर आप देखते होंगे जो मलेरिया से जो छिड़काव किया था वो है आपका डीडीटी है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, उसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथेन। फिर ज़्यादा दोबारा समझते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये फुल फॉर्म होता है किसका? डीडीटी का, ठीक है। सवाल ब्लूम किससे संबंधित है? ये है आपका सुपोषण से, यूट्रोफिकेशन से संबंधित है सवाल ब्लूम, ठीक है। गंगा का जल शुद्ध रहता है किसके कारण? याद रखिएगा जीवाणु भोजी के कारण, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का उत्पन्न करता है? ये हाइड्रोजन बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठीक है। ओजोन परत के संरक्षण की ओजोन परत क्षरण भी हो रही है, इसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? ये लगाया था जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। कब लगाया था? 1985 में इंग्लैंड में लगाया था, ठीक है। कि याद रख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन ओजोन परत का जो क्षरण है ना, इसका पता जोसेफ फोरमैन ने लगाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबर गैस होती है उसका मुख्य घटक कौन सा है? तो ये मीथेन है। क्रैकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को किसको जाना जाता है? SO2, याद रख लीजिए SO2 को क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब आ गया, देखते हैं जरा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? SO2 और N2O, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों ही अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? ये है पश्चिम बंगाल है।
हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं: कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, बेंजीन, C6H6। ठीक है, CO जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहा जाता है, C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है सिक्किम है, और सिक्किम के बाद अब लद्दाख भी दिशा में कुछ कुछ काम कर रहा है। ठीक। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में भारत का कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? ये है इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक। वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सी गैस है? तो ये है CO2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओजोन परत को कौन सा ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है? ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण कौन सी गैस है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। भोपाल गैस त्रासदी की हम पीछे बात कर चुके हैं। मेथिल आइसोसाइनेट फार्मूला भी हमने बताया था आपको, CH3NCO। ठीक है। दम घोटू गैस की उपमा किसे दी जाती है? ये दी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को दम घोटू गैस की उपमा भी दी जाती है। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन जो आपका ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना, उसकी जो उसमें जो ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को है, ये CO जो है कम कर देती है। ठीक है, CO विषाक्त गैस होती है एक। ठीक। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली कर देती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। याद रखिएगा, जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं ना, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे गैस निकलती है और जो ओजोन परत को पतली करती चली जा रही है। ठीक है। प्रकाश रासायनिक स्मोग में किन गैसों को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, ये स्मोक में शामिल है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पेरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, जिसे हम बात कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल लागू किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल 1997। ठीक है। अम्ल वर्षा का कारण कौन कौन सी गैसें हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा का कारण होते हैं। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। ठीक। ताजमहल का पीला होने का कारण क्या है? ये है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, ये ओस्लो में है। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कई बार देख चुके हैं हम, मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, CH3NCO के कारण हुई थी। चेरनोबल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभ की दुर्घटना हुई थी, यूक्रेन में 1986 में हुई थी। डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन को किस नाम से जाना जाता है? DDT, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है। शैवाल गुच्छों के लिए किस वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? यूट्रोफिक का। किसका? यूट्रोफिक। किसके लिए? शैवाल गुच्छों के लिए। शैवाल गुच्छों के लिए यूट्रोफिक का यूज किया जाता है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला के शिखर पर विषाक्त सामग्री की वृद्धि को कहा जाता है जैविक आवर्धन कहा जाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। जैसे हम बात कर चुके हैं, सबसे अच्छा जैविक आवर्धन कौन है? DDT होता है। ठीक। ओजोन ओजोन के बारे में जरा बात कर लेते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। ओजोन संरक्षण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस, पीछे बात कर चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। एग्जाम में कंफ्यूज करता है, CO2 दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है।
ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डॉप्सन यूनिट होती है। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई जो होती है ये ग्रीष्म ऋतु में होती है श्रीनगर में, और ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में हो जाती है त्रिवेंद्रम में। ठीक है। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ओजोन ओजोन छिद्र मानी जाती है 200 DU से नीचे। ठीक है। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है दक्षिणी ध्रुव में। कहाँ पर? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है। ठीक है। अब जरा कुछ टर्मिनोलॉजी जरा देख लेते हैं। डीओ, डीओ का फुल फॉर्म होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के शोषण के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डीओ 0.8 mg/लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को संदूषित कहा जाता है। यह मात्रा 0.4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। ठीक। अब बात कर लेते हैं बीओडी की। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है। साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं सीओडी की, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है, तो वह सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमपीएन। एमपीएन का एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है। क्या मतलब? यानी सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जिस जल में जल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है, जिसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना और मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाता है। ठीक। अब बात करते हैं सुपोषण क्या है। यूट्रोफिकेशन तो सब लोग को पता है यूट्रोफिकेशन क्या है, पीछे हम बात कर भी चुके हैं, लेकिन फिर आगे देख लेते हैं एक बार। अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जब जलीय तंत्र में पोषक तत्वों फॉस्फोरस तथा नाइट्रेट का प्रवेश होता है तो ये पोषक तत्व शैवालों और अन्य पौधों की अत्यधिक वृद्धि कराते हैं। कई बार खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाली इस अत्यधिक वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। ठीक है। इससे होता क्या है, या देख लेते हैं। इससे पानी के नल जाम हो जाते हैं, पानी की गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है और जैव पदार्थों का संचय होता है। इन जैव पदार्थों के विघटन के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तथा मछलियों और अन्य जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। मेथेन का उत्सर्जन कहाँ से होता है? आर्द्रभूमि से, धान के खेत से, कोयले के खदान से, जुगाली करने वाले पशु से। ठीक है। बेंजीन से कौन सा रोग हो जाता है? पहले हम बात कर चुके हैं ल्यूकेमिया, जिसे कि रक्त का कैंसर भी कहा जाता है। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है कैटेलिक कन्वर्टर स्क्रबर लगाया जाता है। मोटर वाहनों से मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक है लेड और सीसा। लेड को सीसा भी कहा जाता है। ठीक है। फिर से एक बार आ गया ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। वह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाले लघु विकिरणों को तो पृथ्वी पर आने देती हैं, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को बनाए रखती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती हैं। ठीक है। सबसे पहले इसको जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने पहचाना था। कारण क्या है? कारण जरा देख लेते हैं। कारण ये है, हरित गृह प्रभाव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य गैस होती है और मेथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ठीक है।
प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो CO2 पीछे भी हम देख चुके हैं, CO2, CH4, N2O, SF6, CF6 और जलवाष्प भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र कौन कौन से हैं? चीन, अमेरिका, विकसित राष्ट्र हो गए। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन हो गया। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? ग्रीन बैप्टिस्टे फ्यूरियन ने पहचाना था। ठीक है। हरित हरित गृह प्रभाव की अनुपस्थिति में भू सतह का तापमान कितना होगा? ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन नहीं है। याद रखिएगा, ओजोन जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आती है, बल्कि ओजोन तो हमारे लिए संरक्षण करती है। ठीक है। बात कर लेते हैं लाइकेन की। लाइकेन वायु प्रदूषण की दृष्टि से सबसे अच्छे सूचक होते हैं। ठीक है। ये वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, इसलिए ये नगरों के समीप नहीं लगाए जाते हैं। ठीक। वस्तु और ऊर्जा का स्थानांतरण। लाउड स्पीकर का काम होता है विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कोयला का जलता है यानी कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में। बल्ब का जलना विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। सौर सेल का होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। एलपीजी का जलना होता है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये है दामोदर घाटी है। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र झरिया झारखंड है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? एंथ्रेसाइट कोयले में 80 से 95% होती है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को जाना जाता है। भारत के राज्यों में कोयला के सर्वाधिक उत्पादन का क्रम कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। भारत की पहली तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया था असम के डिगबोई में 1901 में। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ये तमिलनाडु है। पवन ऊर्जा उत्पादन हेतु पवन चक्कियों को स्थापित करने का सबसे अच्छा स्थान है तटवर्ती क्षेत्र होता है। तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है। पवन ऊर्जा फॉर्म पाए जाते हैं डेनमार्क में, जर्मनी में, नीदरलैंड में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में स्थित है। बायोडीजल का निर्माण किया जाता है जेट्रोफा से। जेट्रोफा को रतन ज्योत भी कहा जाता है। केरल के तटवर्ती इलाकों में पाया जाने वाला मोनाजाइट बालू में विशाल मात्रा में पाया जाता है। थोरियम पाया जाता है। वह तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। झारखंड का जादूगोड़ा। झारखंड का जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के उत्पादन के लिए फेमस है। कौन? झारखंड का जादूगोड़ा। ठीक है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी कि ये है आपका रिन्यूएबल और ये है नॉन रिन्यूएबल। तो पहले हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की बात कर लेते हैं। तो ये है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब बात करते हैं गैर नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है। चलिए, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? तो ये है आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपके जीवाश्म ईंधन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है इन्हें। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है, मेन पार्ट होता है, वो मीथेन होता है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाला प्राकृतिक गैस जो कम वायु प्रदूषण करता है, ये होता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है। सीएनजी में मीथेन की कितने परसेंट मात्रा होती है? ये होती है 80 से 90% होती है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। लाइटर में कौन सी गैस होती है? ये होती है एन ब्यूटेन होती है। एलपीजी का रिसाव पता करने के लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। ठीक है। क्या? एथिल मरकैप्टन। फार्मूला क्या होता है? C2H5SH। बायोगैस को अन्य नाम से जाना जाता है, मीथेन के नाम से। ठीक है।
किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? CB देसाई ने किया था। भाप अंगार गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। याद रखिएगा, भाप अंगार गैस एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। भाप अंगार गैस कौन सी है? तो ये है CO और प्लस H2। CO प्लस H2 को भाप अंगार गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। प्रोड्यूसर गैस कौन सा है? प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो इसमें आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपकी नाइट्रोजन। इसमें क्या हो जाएगा? CO प्लस N2। वहाँ पर क्या था? भाप अंगार गैस में क्या था? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन प्रोड्यूसर गैस में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, पेट्रोलियम से बने उत्पादों को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? असम, डिगबोई, महाराष्ट्र, बॉम्बे, हाई, मुंबई। ठीक है, विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था? ये नॉर्वे था। ठीक, यानी कि सबसे पहले जल विद्युत उत्पन्न किस देश में हुआ था? तो ये नॉर्वे में। ठीक, अब बात कर लेते हैं नाभिकीय केंद्रों की और उनका स्थान। ठीक है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है, नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। भारत में टाइगर रिजर्वों की सूची, तो बांदीपुर कर्नाटक, भद्र कर्नाटक, दांडेली अंसी कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक, पन्ना पन्ना मध्य प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ MP। कहाँ पर? MP मध्य प्रदेश, सतपुड़ा MP, संजय दुबरी MP, मालाघाट महाराष्ट्र, तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र, पेंच महाराष्ट्र में भी है और MP में भी है, सह्याद्री महाराष्ट्र, नौगांव नगजीरा महाराष्ट्र और बोर महाराष्ट्र, कलक्कड़ मुंडनथुरई तमिलनाडु, अन्नामलाई तमिलनाडु, मुदुमलाई तमिलनाडु, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मानस असम, नामेरी असम, काजीरंगा असम, ओरंग असम, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान, जिम कार्बेट उत्तराखंड, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, पलामू झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, सतकोसिया उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, अचान कमार छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, पाक्के अरुणाचल प्रदेश, कमलांग अरुणाचल प्रदेश, बिहार में है वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि, वेरी इंपॉर्टेंट। दम्फा मिजोरम, पेरियार केरल, पेराम्बिकुलम केरल, कवाल तेलंगाना, अमराबाद तेलंगाना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं प्रमुख घाटियों की। दून घाटी उत्तराखंड, मरखा घाटी जम्मू एवं कश्मीर, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल, लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश। प्रमुख जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। ठीक है, एशियाई बब्बर शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हंगुल मृग या फिर कश्मीरी हिरण दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर जम्मू कश्मीर। ठीक है, पहले हम बात कर चुके हैं किसकी? थामिन, थामिन मृग या फिर संकटग्रस्त संगई, यह है कैबुल लामजौ राष्ट्रीय मणिपुर में है। साइबेरियन पक्षी सारस, यह है केवलादेव राष्ट्रीय, केवलादेव को ही पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये भरतपुर राजस्थान में है। जंगली गधा,
जंगली गधा कच्छकरण गुजरात में है। रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बंगाल। ऑलिव रिडली कछुआ भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। ठीक है। पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए है कोक्कारे बेलूर पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। केलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश। ठीक। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया था? 2002 में लागू किया गया था। भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? मन्नार की खाड़ी का। किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांघिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? एक बार फिर से समझ लीजिए। किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांघिल पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? दिल्ली में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा 12 सींगों के लिए, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कान्हा एमपी में पड़ता है। ठीक है। और ये 12 सींगों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? 12 सींगों के लिए। ठीक है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग किसके लिए? हंगुल मृग के लिए फेमस है। दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? मरीन राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? एक फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? ये है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। ठीक है। कर्नाटक का वह राष्ट्रीय उद्यान जहां वन्य एशियाई हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है। याद रखिए, खेड़ा अभियान। खेड़ा अभियान कर्नाटक में चलाया गया था, किसके लिए? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के लिए। ठीक। वर्तमान समय में भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पर हैं? तो याद रखिएगा, एमपी में है। टाइगर स्टेट को किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। गैंडा स्टेट असम को। और रेड डेटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है, पहले भी बात कर चुके हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को कहते हैं फ्लोरा एवं फौना कहते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है वृक्ष मित्र। ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पक्षी अभयारण्य की बात कर लेते हैं। घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान। बेंदा थागल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु। मालापट्टी पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। सलीम अली पक्षी विहार चुरावों मांडवी नदी के पास गोवा में। चिल्का पक्षी विहार पुरी उड़ीसा में। बेम्बनाथ पक्षी विहार केरल में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। ठीक। सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी। सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सिखोवा। भारत में सबसे ज़्यादा जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा, शांत घाटी केरल में पाए जाते हैं। यानी कि जीव जंतुओं की जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता सबसे ज़्यादा है शांत घाटी में है। ठीक है। प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क वंडूर दक्षिणी अंडमान में है। याद रखिएगा, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क वंडूर दक्षिणी अंडमान। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात। भीतरकनिका कटक उड़ीसा। गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य केंद्रपारा उड़ीसा। चिल्का अभयारण्य पुरी उड़ीसा। मन्नार की खाड़ी रामनाथपुरम तूतीकोरिन। पुलिकट झील है आपकी आंध्र प्रदेश में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क दक्षिण 24 परगना आप इतना याद रखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। सजना खली भी पश्चिम बंगाल में है, दक्षिण 24 परगना। ठीक। चलिए, सजना खली अभयारण्य कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक। जैवमंडल रिजर्व भारत, याद रखिएगा, भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो निम्न है। सबसे पहले का है नीलगिरी क्षेत्र 1986 में है। नीलगिरी 3 राज्यों में पड़ता है, तमिलनाडु कर्नाटक और केरल। नंदा देवी 1988 और गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है 1989। नोकरेक मेघालय 1988। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989।
मानस असम, मानस असम 1989, सिमलीपाल उड़ीसा 1994, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश 1998, पंचमढ़ी एमपी 1999, अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश 2005, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात 2008, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009, कंचनजंगा सिक्किम 2000 और अगस्था मलाई ये केरल और तमिलनाडु में है 2001 में। कहाँ पर है अगस्था मलाई, कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में है 2001। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1989, डिब्रू सिखोवा असम में है 1997, सेचालम आंध्र प्रदेश 2010 में, पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में। मानस वन्यजीव अभयारण्य है असम में, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य भी असम में है, डालमा वन्यजीव अभयारण्य भी आपका ये याद रखिएगा, डालमा जो है झारखंड में है, और भीमबंध ये आपका बिहार में है। गौतम, पहले तो बात करते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की, ये बिहार में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग झारखंड में है। पलामू झारखंड में है। दांडेली आपका कर्नाटक में है। मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य ये भी कर्नाटक में है। और सारावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, ओनली स्टेट याद कर लीजिए बस। तुंगभद्रा कर्नाटक, सोमेश्वर कर्नाटक, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक। ठीक है, इसके बाद अगर सिंचौली वन्यजीव अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ में है। नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है। और तनसा वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा? तनसा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका ठाणे महाराष्ट्र में है। ठीक, वेम्बनाड वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। पराम्बिकुलम केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। और बोरी वन्यजीव अभयारण्य औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य एमपी में है। और पंचमढ़ी ये भी एमपी में है। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान में है। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी पशु विहार ये उत्तराखंड में है। सिर्फ आपको स्टेट के नाम याद करने हैं बस। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कावल वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पाखल ये भी आंध्र प्रदेश में है। और नालापट्टी ये आपका आंध्र प्रदेश में है। मुदुमलाई ये नीलगिरी में है, नीलगिरी तमिलनाडु में। क्या? मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य ये है तमिलनाडु में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नाम और उनके राज्य। ठीक है, फिर दोबारा वही चीज़ें हैं, आपको याद हो जाएंगी, इतनी बार चीज़ों को ले लिया गया है ना, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अंसी कर्नाटक, बाल्फाराम मेघालय, बांधवगढ़ एमपी, बांदीपुर कर्नाटक, बन्नेरघट्टा कर्नाटक, बंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। वंसदा याद कर लीजिए, वंसदा गुजरात में। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, डिब्रू सिखेवा राष्ट्रीय उद्यान असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, गालाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार। फॉसिल मध्य प्रदेश, इराविकुलम केरल। ठीक, गंगोत्री उत्तराखंड, गिर गुजरात, गोरुमारा पश्चिम बंगाल, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र गूगामल, गुंडी तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी मन्नार की खाड़ी दोनों मैरीन है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, हेमिस, हेमिस है आपका लद्दाख, अब लद्दाख में हो गया। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख में है, अब लद्दाख में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु,
इसे पूर्व में अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। अब अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान का नाम हो गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इतानकी नागालैंड, कालेसर हरियाणा, कान्हा एमपी, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। काजीरंगा असम, केबुल लामजाओ मणिपुर, केवलादेव राजस्थान, कंचनजंगा सिक्किम, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर, कुद्रेमुख कर्नाटक, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, देख चुके हैं पीछे ही। ठीक है। पूर्व नाम वांदू राष्ट्रीय उद्यान। मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार। माउंट हैरिट, कौन सा? माउंट हैरिट उद्यान अंडमान निकोबार। मुदुमलाई तमिलनाडु, मुकुथी तमिलनाडु, मुरलेन मिजोरम, नागरहोल कर्नाटक, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नमेरी असम, नंदा देवी उत्तराखंड, नवेगांव महाराष्ट्र। नवेगांव कहाँ है? नवेगांव महाराष्ट्र। नेवरा वैली पश्चिम बंगाल, नोकरेक मेघालय। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, ओरंग असम। पन्ना एमपी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, दोनों जगह फैला हुआ है। ठीक है। फवंगपुई ब्लू माउंटेन मिजोरम, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, राजाजी उत्तराखंड, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार, झांसी में नहीं है, रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपका अंडमान एवं निकोबार। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान एवं निकोबार। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, यह है जम्मू कश्मीर में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सलीम अली पक्षी वाला ये आपको गोवा में है, याद रखिएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान यह है मध्य प्रदेश में। संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। सरिस्का राजस्थान में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। सिरोही मणिपुर में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। और साउथ बटन अंडमान एवं निकोबार में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पर्यावरण से संबंधित कुछ अधिनियम देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और ध्वनि प्रदूषण व नियम 2000 में आया था। और याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जिसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 2002 में हुआ था। ठीक। सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को मनाया गया। रामसर सम्मेलन से संबंधित ये 1971 में ईरान में हुआ था। जंगल अधिकार अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब आया था? 2007 में आया था। ठीक है। चलिए, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वर्ष 1972 में हुआ था। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। ये पहला सम्मेलन था ओजोन स्तर के संरक्षण के लिए। कौन सा? वियना सम्मेलन 1985। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, 1987 में हुआ था।
ओजोन परतों को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था ये 16 सितंबर 1987 को हुआ था, ठीक है। और 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया, ठीक है। रियो सम्मेलन पृथ्वी वन सम्मेलन कहा जाता है, 1992 में हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृति। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, यहाँ याद रखिए एग्जाम में, हाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि UNFCCC का जन्म कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा। क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान, भूमंडलीय तापन को कम करना, 1990 के स्तर में 5% की कटौती, ये किसमें एक उद्देश्य था? क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कानकुन सम्मेलन कब हुआ था? इसको कोप 16 के नाम से भी जाना जाता है, 2010 में हुआ था। ग्रीन क्लाइमेट फंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था किसमें? कानकुन सम्मेलन में। हरित जलवायु कोष को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था कानकुन सम्मेलन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेरिस सम्मेलन की। पेरिस सम्मेलन को कोप 21 के नाम से भी जाना जाता है, कोप 21 के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में इसका समझौता सम्मेलन हुआ था। ग्रीन तकनीकी के प्रयोग पर स्वीकृति, 2050 तक CO2 के उत्सर्जन में 50% की कटौती, ठीक। रियो +20 सम्मेलन 2012। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 20 वर्षों के बाद ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन संपन्न, जिसका नाम रियो +20 सम्मेलन कहलाया। इसका थीम था ग्रीन इकोनॉमी यानी हरित अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। किस लिए आया था? भैया जैव संसाधनों की चोरी को रोकने के लिए घरेलू प्रयास के रूप में भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया गया था। नगोया प्रोटोकॉल भारत के घरेलू प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करेगा। यानी जैव विविधता अधिनियम में ये कहा गया था कि जो नगोया प्रोटोकॉल है ना, ये भारत के घरेलू प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पर सिर्फ आप ये जानिए, क्योंकि यूपी डेट में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। डीप में अगर चले जाएंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यूपी डेट 23 जनवरी को है, ठीक है। प्रमुख उपयोगी औषधीय पादप, पादप और उसका उपयोग क्या है जानेंगे हम। सर्पगंधा, सर्पगंधा जो होता है ना, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन? सर्पगंधा। यह रक्तचाप के लिए प्रयोग होता है, रक्तचाप के निदान के लिए, ठीक। जामुन का प्रयोग देख लेते हैं। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचक शक्ति के गुण होते हैं। और बीज से बना जो पाउडर होता है, ये मधुमेह में यानी कि जो जामुन होता है ना, अगर जामुन के जो बीज होते हैं, जामुन के बीज से जो पौधा बना, जो आपका पाउडर बनाया जाता है ना, वो मधुमेह रोग में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक। अब जरा बात कर लेते हैं अर्जुन की। अर्जुन की ताजे ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के उपचार में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक होता है अर्जुन, ठीक है। बबूल की बात कर लेते हैं। इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी होता है। नीम की बात कर लेते हैं। नीम, नीम के बारे में सब लोग जानते हैं, ये जैव एवं जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी का उपयोग जुकाम व खांसी की दवा में प्रयोग होता है। कचनार का जान लेते हैं। कचनार है क्या? कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा के रोगों के लिए प्रयोग होता है। इसे पौधों की जड़ व कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। याद देखिए, जो इसकी जो पौधे की जड़ होती है ना, इसकी जो पौधे की जो जड़ है वो कली पाचन शक्ति में सहायता करती है, ठीक है। चलिए।